नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। अमेरिका के शिकागो में मंगलवार शाम ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक कार्यक्रम के दौरान हमलावर ने सब पर बंदूक तान दी और अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिकागो पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अमेरिका पुलिस के मुताबिक पश्चिम 79वीं स्ट्रीट के 1000 ब्लॉक में फायरिंग शाम 7:30 बजे से पहले हुई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक हमलावर को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक एक एसयूवी में से किसी ने ब्लॉक पर अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वाले लोगों पर गोली चला दी। इसके बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा ले रहे लोगों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की और एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कम से कम 14 लोग घायल हैं, जिन्हें 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में और आसपास चीन की बढ़ती क्षेत्र दबंगई पर निशाना साधा गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन कोरोना के बहाने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। पत्रकार हत्याकांड मामले में डॉक्टर इस वक्त क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारी बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। एसएसपी साहब ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह दी है और ये भी उनको कहा गया है कि जो तीनों बातें कही गई हैं, जिसका आश्वासन हम लोगों ने दिया है, उसके लिए उन्हें किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट को हमने अधिकृत किया है, वो उनसे संपर्क में रह करके उनके प्रपत्र इत्यादि इकट्ठा करके जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी पूरी करा लेंगे। नौकरी की बात कह रही है, क्या वो सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट नौकरी? हमने बताया उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो सबसे अच्छा प्रबंध होगा वो किया जाएगा, लेकिन नौकरी की व्यवस्था जरूर की जाएगी। धन्यवाद। अब सीधा रुख करते हैं खबरों का। प्रतिनिधि सभा ने चीन के विस्तारवादी रवैये पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन का विस्तार, आक्रामकता गहरी और चिंता के विषय हैं। एनडीए संशोधन भारतीय गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की खूनी झड़प और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी की मुखरता से आलोचना करता है। पत्रकार हत्याकांड मामले में पुलिस क्या कह रही है, इस वक्त आपको बताते हैं। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सबके बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी, जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को सरकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस की सरकार की सहयोग करेगी। इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं, इनके साथ हम लोग बैठक करके, कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं,
अहम साक्ष्य, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के जो सभी साक्ष्य हैं, उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू क्योंकि जान का खतरा निश्चित तौर पर हाँ, परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं, और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है यथासंभव उसमें सुरक्षा की जाए। अब सीधा रुख करते हैं खबरों का। असल में मार्क एस्पर ने लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के साथ अपनी बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में चीन के नए सैन्य दावे को लेकर ये टिप्पणी की। चर्चा के दौरान एस्पर ने भारत के साथ अमेरिका के बड़े रक्षा संबंधों पर भी बात कही। मार्क एस्पर ने भारत अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर कहा कि मैं 21वीं सदी के सभी अहम रक्षा संबंधों में से एक भारत के साथ अपने बढ़ते रक्षा सहयोग पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हमने पिछले नवंबर में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। मौजूदा स्थिति की बात करें तो यूएसएस निमित्त हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है। यह एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र को नौसेना सहयोग का समर्थन है। मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इस चीनी ऐप कंपनियों से सरकार ने साफ कहा है कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताते हुए 29 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी चीनी ऐप कंपनियों को खत लिखकर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्यसभा के नए चुने हुए सदस्य आज शपथ लेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से ये कार्यक्रम राज्यसभा में ना होकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के चैम्बर में होगा। आज जो सदस्य शपथ लेंगे उनमें बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। कुल मिलाकर 20 राज्यों से चुनकर आए 62 सदस्य आज शपथ लेंगे। जो सदस्य आज नहीं आ पाएंगे उनको सत्र के दौरान सदन में शपथ दिलवाई जाएगी। बता दें कि कोरोना के चलते कुछ सदस्य आ पाने में असमर्थ हैं, वहीं शपथ ग्रहण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की ओर से आयोजित इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार सौदे के करीब है। पीयूष गोयल ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों को 50 से 100 उत्पादों को लेकर एक तरजीही व्यापार सौदा करना चाहिए और लंबी अवधि में मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेश के मोर्चे पर भारत लगातार काम कर रहा है। इज ऑफ डूइंग पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, इस पर काम किया जा रहा है। भारत का हमेशा से क्वालिटी प्रोडक्ट और चीप कॉस्ट पर फोकस रहा है। इसके अलावा भारत एक बड़ा बाजार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सदस्य सुनील कुमार सिंह की मंगलवार शाम कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। कोरोना की वजह से राज्य में ये पहले किसी बड़े राजनेता की मौत हुई है। उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरा दुख जताया है। वहीं एम्स में कोविड-19 नोडल ऑफिसर संजीव कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील कुमार सिंह की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। वे शुगर और हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, वेंटिलेटर पर भी थे।
नोडल अधिकारी ने बताया कि सुनील सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 13 जुलाई से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते सोमवार को मृतक पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने घेर कर गोली मारी थी। विक्रम की हालत नाजुक बनी हुई थी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। दरअसल पत्रकार विक्रम ने भांजी से छेड़छाड़ और अभद्र कमेंट करने वाले युवकों की शिकायत पुलिस से की थी। विक्रम की ओर से पुलिस से शिकायत किए जाने से नाराज आरोपियों और उनके कई साथियों ने सोमवार रात को घेरकर उन्हें बेहद करीब से सिर में गोली मार दी। हत्या की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने विक्रम की शिकायत को लेकर लापरवाही बरती। शिकायत के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने चौकी इंचार्ज राघवेंद्र को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंप दी गई है। इस बीच पत्रकार विक्रम जोशी पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने 6 पुलिस टीमें लगाई हैं। देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से कई राज्यों में आफत आ गई है। वहीं लाखों लोगों को आपदा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ से बिहार और असम में हालात बेकाबू हो गए हैं। असम में इस आपदा में मंगलवार तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। वहीं राज्य में 24 जिलों में 24.19 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं इस बीच एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बल ने मानसून में बाढ़ और भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए 20 राज्यों में 122 टीमों को तैनात किया है। इनमें से 12 टीम असम में है। असम एएसडीएम की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को एक व्यक्ति की नगांव जिले में मौत हुई है, जबकि दूसरे की मोरीगांव में जान चली गई। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हुई है। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया कि राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ के 4 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई है और 1.52 लाख लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं बिहार में मंगलवार को बारिश के दौरान वज्रपात से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बांका के 6, बिहार शरीफ के 4, जमुई के 3, बोधगया के 2, लखीसराय और नवादा के एक व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। उन्होंने अविलंब मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 39,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 11,94,085 है और देश में 24 घंटे में 671 लोगों की मौत हुई है, जिससे आंकड़ा 28,770 हो गया है। वहीं इसके अलावा रिकवरी रेट की बात करें तो 24 घंटे में 27,589 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7,52,393 हो गई है। इसके अलावा अगर एक्टिव केस की बात करें तो देश में इस समय 4,12,517 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी का संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर दिल्ली है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
असम में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए असम सरकार ने राज्य की प्रत्येक जेल में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी सेंट्रल जेल में पहले से ही कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जा चुका है और जेल के अंदर राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह असम में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जेल में भी इससे छूता नहीं रहा है। 481 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने सभी जेलों में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। राज्य में कुछ कैदियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल से भागने की कोशिश के बाद सरकार ने हर जेल में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का ये निर्णय लिया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यहां पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देशों को मंगलवार को जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी लागत पर 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें 1 सप्ताह तक होम क्वारंटीन रहना होगा। वहीं हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों से कहा है कि उन्हें एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे इस नियम को स्वीकार करते हैं। इसे बुकिंग की पुष्टि होने से पहले विदेशी मिशन दूतावास की ओर से बरकरार रखा जाएगा। वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली एनसीआर में रहेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले हवाई अड्डा अधिकारियों की ओर से उनकी जांच की जाएगी और फिर दिल्ली सरकार की ओर से ये जांच की जाएगी। पहले स्तर पर यात्रियों की सावधानीपूर्वक अत्यधिक सटीक स्क्रीनिंग कैमरों की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को स्क्रीनिंग के 2 स्तरों के बाद ही उनके स्वीकृत स्थान पर जाने की अनुमति होगी। राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे। वहीं इसके साथ ही सीपी जोशी ने कहा है कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर हम कोई फैसला करते हैं तो कोर्ट रिव्यू कर सकता है। हमारी अपील है कि विधानसभा के अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देंगे क्योंकि अदालत स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आपको बता दें कि शुक्रवार से मंगलवार तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई होगी। तब तक स्पीकर को विधायकों पर कोई कानूनी एक्शन न लेने को कहा गया है। एक तरफ राजस्थान में कानूनी दांवपेच जारी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि आज नहीं तो कल फ्लोर टेस्ट होना ही है। ऐसे में ये जितना जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा है ताकि कुनबा ना टूट पाए। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत भी दे दी है। उन्होंने जिस तरह सचिन पायलट के लिए निकम्मा और नकारा शब्द का इस्तेमाल किया उससे हाईकमान खुश नहीं है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को उनके ऊपर लगाए गए 35 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप को लेकर कानून नोटिस भेजा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक का कहना था कि पायलट ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मलिंगा को ये नोटिस एक दिन पहले मीडिया में उनकी ओर से दिए गए झूठे और दुर्भावनापूर्वक बयानों के लिए दिया गया है। सोमवार को मलिंगा ने जयपुर में संवाददाताओं से कहा था कि मेरी सचिन पायलट से बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे कितने पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 35 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ये दिसंबर से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलिंगा ने बताया कि इसके बाद उनकी पायलट से 2-3 बार बातचीत हुई थी। उधर पायलट ने इन आरोपों को निराधार और चिंताजनक बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो मलिंगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली 11 चीनी कंपनियों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने इन सभी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। इस तरह करीब 50 चीनी संस्थाएं इस सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें अमेरिकी प्रौद्योगिकी और अन्य वस्तुओं तक पहुंच बनाने से रोक दिया गया है।
वहीं वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ये कंपनियां अपने उत्पाद तैयार करने के लिए क्षेत्र के 10 लाख उइगर मुस्लिमों का जमकर शोषण करती हैं। उनमें ये कई टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जबकि 2 कंपनियों ने उइगरों पर अपने उत्पादों का परीक्षण भी किया है। काली सूची में डाली गई ये कंपनियां अब अमेरिकी सरकार की अनुमति के बिना देश से कोई कल पुर्जा तक नहीं खरीद सकेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली ने अपना पीक यानी उच्चतम स्तर को पार कर लिया है। बीते कई हफ्तों बाद मंगलवार को 954 केस आए। करीब 50 दिनों बाद 1000 से कम कोरोना के मामले आए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर दिल्ली के आंकड़ों को देखें तो इससे संकेत मिलते हैं कि कर्व फ्लैट हो रहा है और शायद ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए इसकी संभावना है कि हमने कोरोना के उच्चतम स्तर को पार कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य शहरों और यहां तक कि अमेरिका में भी इस ट्रेंड को देखते हुए पीक लाइन को पार करने का मतलब ये नहीं है कि हम सुरक्षा संबंधी उपायों पर अमल करने में किसी तरह की ढील करें। हमें ये भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कम करना शुरू करेंगे तो मामले फिर से बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 995 नए मामले सामने आने के बाद महानगर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,03,262 हो गई है, जबकि संक्रमण के कारण 62 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,814 हो गई है। शहर के नगर निकाय ने ये जानकारी दी। वहीं बीएमसी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 905 और रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, जिसके बाद ठीक होते जो मरीजों की संख्या है वो 73,555 तक पहुंच गई है। नगर निकाय ने कहा कि वर्तमान में शहर में 23,893 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ की श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के चलते शुरू नहीं हुई है। इस बार सिर्फ छड़ी मुबारक का पूजन होगा। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि 21 जुलाई को यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रियों को ले कोविड अस्पतालों की भी व्यवस्था कर ली गई है। इससे पहले जून में श्राइन बोर्ड ने केवल वाल्टान के रास्ते में यात्रा के संचालन का फैसला किया था और पारंपरिक पहलगांव के रास्ते तैयारी पूरी न होने के कारण यात्रा को स्थगित रखने का फैसला लिया था। बता दें कि यात्रियों के लिए कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह खबर उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से यह बड़ी खबर है। लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास करने से जुड़ा यह मामला है।